students, I am your teacher, English teacher from Real Scholar School System. Welcome back for your next lecture of English. As we were on unit number 9, the white lamb, और हमने उसकी reading कर ली थी. I told you guys that in our next class, inshallah, we will be discussing the important points जो मैंने आपको underline करवाए थे. उन important points में the very first one is on the page number 83. सेकेंड पैराग्राफ में है अर्शक इज़ ड्राइविंग अ ब्लू सीडन. यहाँ पे ब्लू सीडन जो है वो बेसिकली एट दैट टाइम इट वाज अ स्टेटस ऑफ सिंबल. वो सिंबल था स्टेटस का, हाई स्टेटस को रिप्रेजेंट करता था बिकॉज इट वाज अ लग्जरियस कार एंड नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड इट. हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था, सिर्फ वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों, क्योंकि वो एक न्यू मॉडल था जिसे हर कोई उसको नहीं ख़रीद सकता था. इट रिप्रजेंट्स दैट अ फार्मर सन हैज़ गॉट अ गुड सोशियो फाइनेंशियल स्टेटस. ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि एक फार्मर जिसने अपने बेटे को पढ़ने के लिए इतनी दूर भेज दिया, वो अब इतना जो है वो अमीर हो चुका है, इतना इन्फ्लुएंशियल फिगर बन चुका है कि वो एक अच्छी कार में उसको ड्राइव करके अपने जो है वो विलेज में वापस आया है. सेम पेज पे हमें जो दूसरी लाइन इम्पॉर्टेंट हमने देखी थी वो थी अर्शक हैड कम एट अ गुड टाइम. बेसिकली ये जो है वो एक पेरेंट की वॉइस को रिप्रेजेंट कर रहा है हु वांट्स एवरीथिंग गुड फॉर हिज चाइल्ड, जो हर अच्छी चीज़ जो है वो अपने बेटे को देना चाहता है. यहाँ पे गुड टाइम जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हिज रिटर्न इन टाइम, के अभी उसका बाप ज़िंदा है और उसकी ज़िंदगी में ही वो अपने बाप को मिलने आ गया है. बेसिकली जो है जो राइटर है वो इस पूरे के पूरे चैप्टर में सटायर कर रहा है, तंज कर रहा है उन लोगों पे जो अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को छोड़ के दूर चले जाते हैं. अब आप एजुकेशन के लिए बाहर जाएं, जॉब पर्पस के लिए बाहर जाएं, दैट इज़ डिफरेंट. लेकिन वो लोग जो अपने गोल्स अचीव करने के बाद भी, एक हाई स्टेटस अचीव करने के बाद जो है वो अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली को भूल जाते हैं, या फिर उनसे जो है वो मिलना पसंद नहीं करते कि लोग जो है वो उनके बारे में क्या सोचेंगे या उनकी वैल्यू डाउन हो जाएगी. तो उन लोगों पे वो बेसिकली सटायर कर रहा है और वो बताता है कि ये जो उसकी कमिंग बैक का जो सीन है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि एवरीवन थिंक्स कि अर्शक अपनी रूट्स की तरफ, अपने ओरिजिन की तरफ वापस आ रहा है. वो उन लोगों की तरह नहीं है जो बूढ़े होने के बाद जब उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहता तो वो अपने पुराने घरों में वापस चले जाते हैं, बल्कि वो अपनी यंग लाइफ में ही वापस आ रहा है. देन वी हैव डाइड ऑफ हंगर ड्यूरिंग दी वॉर. सेम पेज पर हमें रेफरेंस मिलता है जिस पैसेज में जो है वो हमें ये बताया गया है कि अर्शक इज़ नॉट द रियल सन ऑफ नवासर्द, वो उसका नेफ्यू है. और जो अर्शक के पेरेंट्स हैं बेसिकली ही डाइड ड्यूरिंग दी वॉर. रेफ़र कर रहा है ये बेसिकली उन हार्डशिप्स को जो आर्मीनियंस शुरू से फेस कर रहे हैं, जो एक्चुअल आर्मीनियंस हैं जिनको अथॉरिटी नहीं दी जाती. इट ऑल्सो गिव्स एन इंसाइट टू द वॉर टाइम्स, के वॉर के टाइम पे क्या होता है. सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती, लोगों को खाना भी नहीं मिलता. वो लोग जो वॉर में डिफरेंट अटैक्स से तो बच जाते हैं, तो वो भी क्या है, उनमें से भी बहुत सारे लोग मर जाते हैं सिर्फ भूख की वजह से, क्योंकि उनको एनफ फूड जो है वो सर्वाइवल के लिए नहीं प्रोवाइडेड होता. साथ में इसमें बेसिकली जो है वो राइटर इस बात को पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है कि वॉर जो है वो बेसिकली सिर्फ जो अथॉरिटी में लोग होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, उनकी फेवर के लिए होती है. बाकी के सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो एक नॉर्मल, एक कॉमन मैन को फेस करने पड़ते हैं. फिर हमें जहाँ पे लैम्प का जिक्र किया गया है कि नवासर्द वॉज सेविंग दैट वाइट लैम्प फॉर स्पेशल ओकेजन. तो वो स्पेशल ओकेजन कौन सा है, यहाँ पे हमें एक पेरेंट की साइकोलॉजी बताई गई है, उसके माइंड में क्या कुछ चलता है कि वो उसके लिए स्पेशल टाइम वो है जब उसका बेटा उसको मिलने के लिए वापस आएगा, और उस स्पेशल टाइम के लिए वो अपनी सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ जो है वो उसको बचा के रख रहा है. ये बेसिकली हमें रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे राइटर कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी हर बेहतर चीज़ अपने बच्चों के लिए, अपने चिल्ड्रन के लिए जो है वो कुर्बान कर देते हैं और उनके लिए रखते हैं, और ख़ुद को फैसिलिटेट नहीं करते, सिर्फ बच्चों को फैसिलिटेट करने का सोचते हैं. देन वी हैव इम्पॉर्टेंट वर्क अर्शक वॉज डूइंग इन द कैपिटल. पेज के बिल्कुल स्टार्ट में है ये, पेज नंबर 86 के.
जब जो है अर्शक चेयरमैन के घर चला जाता है, नवासर्द को मिलने नहीं आता और नवासर्द खुद से ही सोच रहा है कि खुद से ही सारी बातें सोच रहा है, और वो उसमें हमें रेफरेंस बताया हुआ है कि वो लोगों को कैसे बताता है कि अर्शक जो है वो कैपिटल सिटी में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रहा है। वो जो है वो बूस्ट ऑफ करता है, वो अपनी तारीफ़ लोगों के सामने बयान करने की कोशिश करता है, थोड़ा सा फ़ख्र महसूस करता है कि उसका जो बेटा है वो एक अच्छी पोस्ट पे है। तो यहाँ पे हमें यह बताया गया है कि एक्चुअली जो राइटर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि पीपल जो है, लोग जो हैं, वो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए जो है वो डिफरेंट एक्सक्यूज़ क्रिएट करते हैं, वो रियलिटी को डिनाई करने की कोशिश करते हैं। इसको हम कहते हैं स्केपिज्म, स्केपिस्ट एटीट्यूड। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पे नवासर जो है उसका भी स्केपिस्ट एटीट्यूड है। वो लोगों को बार बार ये बता के कि उसका बेटा जो है वो कैपिटल में एक इम्पॉर्टेंट काम कर रहा है, वो एक्चुअली अपनी इनर सेल्फ को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा होता है कि नहीं, अर्शक इसलिए वापस नहीं आ रहा क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट काम कर रहा है, वो उसकी जो है वो वैल्यू वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और वो वहाँ से अगर मुझे मिलने घर आ जाएगा तो बहुत सारे काम रुक जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमें स्केपिस्ट एटीट्यूड दिखाया गया है। देन द नेक्स्ट वन इज़ यू वुड नेवर से ही वॉजंट अ शाह सन, जहाँ पे हमारी वो नेबर वाली ओल्ड वुमेन जो है वो ये स्टेटमेंट देती है। इसमें बेसिकली जो अर्शक के अपेरेंस है उसके बारे में बात हो रही है कि वो शाह फैमिली के अपेरेंस की तरह है। शाह फैमिली क्या है? इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रिविलेज्ड, रिच एंड इन्फ्लुएंशियल फैमिली जो आर्मेनिया में उस टाइम थी और अभी भी है। और जो शाह फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग आर्मेनिया में रहते हैं उनको सिरिमन्स कहते हैं। ये जो है इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फैमिलीज़ दैट हैव लिव्ड इन आर्मेनिया, और उन लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल की है अपने स्टेटस को गेन करने के लिए। और इस वक्त आर्मेनिया के जो बेस्ट बिजनेसमैन हैं और जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं उनमें से मेजॉरिटी लोग जो है वो शाह फैमिली से बिलोंग करते हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो शाह फैमिलीज़ की है, जो यहाँ पे जो है वो बड़े आयरॉनिकल वे में प्रेजेंट की गई है कि शाह फैमिलीज़ में जो बिज़नेस है उसका सारा का सारा कंट्रोल, उसका सारा का सारा चार्ज जो है वो किसके पास होता है? उसके पास जो सबसे ज़्यादा बूढ़ा आदमी होता है फैमिली का, जो ओल्डेस्ट फैमिली मेम्बर होता है। और यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास जो नवासर्द है, ही इज़ द ओल्डेस्ट वन इन द फैमिली, तो वो बिल्कुल उसको इग्नोर कर दिया है उसकी फैमिली ने। ही इज़ द वन हु हैज़ बीन इग्नोर्ड बाय हिज फैमिली। उसकी फैमिली में एक ही मेंबर है और वो भी उसका ख्याल नहीं करता। तो ये बेसिकली एक सटायर है कि वो दिखने में तो शाह फैमिली की तरह लगता है, मतलब एक आयरनी होता है कि जो स्टेटमेंट दी जा रही है वो एट द एंड जो है वो रॉन्ग प्रूफ हो जाए कि दिखने में तो जो है वो अर्शक शाह फैमिली की तरह का लगता है, लेकिन उसका जो बिहेवियर है, जो उसका वे ऑफ लिविंग है वो वैसा नहीं है। वो अपने एल्डर्स को जो है वो उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता। फिर हमारे पास है कन्वर्सिंग थर्स इन थॉट विद अर्शक। हम ये पॉइंट काफ़ी दफ़ा पिछले चैप्टर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास मॉडर्न राइटिंग्स में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ हुई भी है। ये बात इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करती है कि आजकल मतलब मॉडर्न मैन जो है वह जहाँ हमारे पास मॉडर्न एज जो है उसमें फैमिलीज़ के अंदर एक्चुअल कम्युनिकेशन जो है वो नहीं होती। हम आपस में एक दूसरे से अपने आइडियाज़ शेयर करना नहीं प्रेफर करते, हम आपस में एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे। वो जो माइंड में हम बातें कर रहे हैं वो बेसिकली नवासर्द इज़ ट्राइंग टू फिल अप द जनरेशन गैप, और ये भी हमें बताया गया है चैप्टर में कि इस जनरेशन गैप को कवर करना अब पॉसिबल नहीं रहा। विल मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, जब वो कहता है कि ठीक है वो अभी बेशक जो है वो नहीं आया, लेकिन जब वो आएगा तो हम वो सारा वक्त जो हमने एक दूसरे से दूर गुजारा है हम उसको कवर कर लेंगे। बेसिकली वो जो लॉस्ट टाइम है वो उस गैप की बात कर रहा है, जो गैप उन दोनों के रिलेशन में आ चुका है। तो वो कहता है कि हम उस रिलेशन को दोबारा से रीबिल्ड कर लेंगे। बेशक हम दोनों एक दूसरे से दूर रहे हैं, लेकिन हम वापस अपने पुराने बचपन वाले रिलेशन में वापस आ जाएंगे, जहाँ पे अर्शक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नवासर्द था, उसके फादर की पर्सनैलिटी थी। हमें नवासर्द के पार्ट पे भी एक पेसिमिस्ट एटीट्यूड दिखाया जा रहा है लाइफ की तरफ, कि वो हर वक्त ये सोच रहा है कि शायद उसकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। इवन द वाइट लैम्प ही इज़ कीपिंग, वो भी उसकी होप को रिप्रेजेंट कर रही है।
देन ड्रीमिंग ऑफ होल्डिंग हिज चाइल्ड फॉर द वन लास्ट टाइम बिफोर हिज डेथ। और बेसिकली जो है वो लास्ट टाइम की बात इसलिए कर रहा है कि पेरेंट्स को हम देखें या वो लोग जिनको ये लगता है कि उनका मौत का वक्त करीब है, तो दे ऑलवेज ड्रीम टू मीट देयर फैमिली। उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो हर किसी से मिलने एक आखिरी दफ़ा जो है वो एक मुलाकात हो जाए। तो यहाँ पे भी इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट किया गया है। फिर हमें बताया हुआ है कि नवासर जो है वो लैम्प को इसलिए सेव कर रहा है क्योंकि वो शाशलिक बनाना चाहता है। तो शाशलिक के स्पेलिंग भी चेंज किए गए हैं टेक्स्ट में और उसको इटैलिसाइज भी किया गया है। इसको बेसिकली मैंने पहले भी बताया था कि हम वोकलाइजेशन कहते हैं। वोकलाइजेशन होता है कि किसी एक स्पेसिफिक वर्ड, किसी और लैंग्वेज का वर्ड जो है वो हम इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करा दें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और उसमें हम बिरयानी का वर्ड यूज़ करें, तो बिरयानी इंग्लिश का वर्ड नहीं है, लेकिन हम उसको एज इट इज़ ही लिखते हैं, हम उसको ट्रांसलेट ना करें, तो इसको हम वोकलाइजेशन कहते हैं कि हम अपनी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश के अंदर यूज़ करें। इट वॉज़ द वर्ड शाशलिक, ये क्या है जो हमारी डिश है, ये इसका ओरिजिन जो है वो रशिया का है। तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि वो लोग जो अथॉरिटी में हैं या वो लोग जो अथॉरिटी गेन करना चाहते हैं, आप उनके जैसा लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट करते हैं। तो उनके जैसे लाइफस्टाइल में आप खाने का जो आपका ईटिंग हैबिट्स हैं उनको भी आप चेंज कर लेते हैं और आप उनके जैसी ईटिंग हैबिट्स बना लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी वी यूजली से कि बाहर जाके भी रोटी सालन खाना है तो क्या फ़ायदा। द पॉइंट इज़ कि हम जो है वो बाहर जाके खाने को एक स्टेटस सिंबल समझते हैं। तो ये चीज़ भी जो है ना वो यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। फिर हमारे पास आता है व्हाई शुड आई गो बेगिंग हिम। अगेन जो है वो एक पेरेंट की साइकोलॉजी, उसकी ईगो को रिप्रेजेंट किया गया है। राइटर जो है वो सटायर कर रहा है यंग जनरेशन पे कि यंग जनरेशन के पास टाइम नहीं है कि वो अपने बूढ़ों को, अपने ओल्डर वंस को टाइम दें, और जो बूढ़े हैं उनकी ईगो, क्योंकि वो बड़े हैं तो उनको ये सही नहीं लगता कि वो जाके उस टाइम के लिए बेग करें, भीख मांगे अपने छोटों से जाके। ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है राइटर यहाँ पे कि जो पेरेंट्स हैं जब वो बूढ़े हो जाते हैं उस टाइम पे जब उन्हें अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ हमारे मॉडर्न एज में हमारा जो दौर आजकल चल रहा है उसमें हम पेरेंट्स को उस टाइम पे जब उन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। तो राइटर जो है वो इस पॉइंट पे भी सटायर कर रहा है हमारी यंग जनरेशन पे। एंड देन वी हैव योर अर्शक इज़ लीविंग। योर का जो वर्ड यूज़ हुआ है पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ कर दिया गया है। विलेजर्स जो है जो अर्शक की नज़र में अनसिविलाइज्ड वन, अनप्रिविलेज्ड वंस हैं, जो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं। हम कहते हैं कि गांव के लोगों की अप्रोच जो है वो प्रैक्टिकल नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल होते हैं। उन लोगों ने क्या किया है, उन्होंने एक कॉमन मैन को एक हायर ऑफिशियल के साथ लिंक कर दिया है, अर्शक को नवासर के साथ लिंक कर दिया है। अगर अर्शक के लिए नवासर जो है वो एक फादर पर्सनालिटी होता या एक फादर फिगर होता तो वो उससे मिल के जाता, लेकिन नहीं, उसके लिए उसका स्टेटस, उसकी ऑफिशियल जो अथॉरिटी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए वो सिर्फ वहाँ आया, उसने अपनी ड्यूटी की और वो वापस जा रहा है। यहाँ पे हमें अर्शक का जो रिस्पांस है हर चीज़ की तरफ, वो बेसिकली हमारी न्यू जनरेशन का रिस्पांस टूवर्ड्स और फैमिली टाइज जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि हम मटेरियल थिंग्स के पीछे भागते रहते हैं पूरी ज़िंदगी, हम स्टेटस के पीछे भागते रहते हैं, और जो एक्चुअल ट्रेयर हमारे पास है, जो असल ख़जाना हमारे पास है, हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हम उनको छोड़ देते हैं। द लास्ट लाइन, द वाइट लैम्प गैम्बर्ड आफ्टर हिम, रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस एनिमल्स और ह्यूमंस का, कि जो एनिमल्स हैं, हम कहते हैं कि एनिमल्स बारबेरिक नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन राइटर ने यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है कि वो जो वाइट लैम्प है वो एक जो है ना वो हैप्पी इमेज लाइफ की प्रेजेंट कर रहा है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो नवासर्द है उसने अभी तक उसको जो है वो खाया क्यों नहीं है पका के, या उसको इस बात की टेंशन नहीं है कि उसने मर जाना है, ना उसको इस बात की टेंशन है कि उसको एक लग्जूरियस लाइफ चाहिए। तो एनिमल्स की लाइफ बिल्कुल सिंपल है, उनको सिर्फ खाना है, अपना काम करना है, सोना है,
और उनके लिए मतलब उनको इन आसाइशों की ज़रूरत नहीं है, उनको मनी अर्न करने की ज़रूरत नहीं है, उनको बड़े बड़े घर बनाने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड पॉइंट जो वो यहाँ पे कहता है वो ये कहता है कि जो एनिमल्स हैं दे आर मोर लॉयल देन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स दे डू नॉट स्टे लॉयल इवन टू देयर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की तरफ या उनकी तरफ जो उनके गार्डियंस होते हैं, जो उनकी हर बात का ख्याल रखते हैं, जो उनको पाल के बड़ा करते हैं, उनकी तरफ भी लॉयल नहीं होते, उनका भी साथ नहीं देते। उसके कंपैरिजन में जो एनिमल्स हैं, जब आप एक एनिमल को जो है वो उसका ख्याल रखते हैं, उसको खाना देते हैं, तो वो हमेशा के लिए जो है वो आपके साथ लॉयल हो जाता है, हमेशा के लिए वो आपका ख्याल रखता है और वो आपको कंपनी देता है। तो ऐसे ही वो जो वाइट लैम्ब है वो कंपनी दे रहा है नवासर्द को यहाँ पे। और जो अर्शक है, जिसको एक्चुअली जो एक ह्यूमन बीइंग है, वो उस कंपनी के रिलेशन को बिल्ड नहीं कर सका। दिस इज़ द एक्चुअल पॉइंट जो हमें राइटर बताना भी चाह रहा है। वाइट लैम्ब नाम ही इसलिए रखा है कि हम हमेशा जो है वो लोगों से एक्सपेक्ट करते रहते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, जबकि एक्चुअली जो है वो हमें कंपनी देने के लिए हमारे पास जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स ही रह जाते हैं, हमारी नेचुरल चीज़ें जो होती हैं वही रह जाती हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास हम जो है वो अपनी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, उसको करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।